फिल्म की शुरुआत दो गुटों के बीच संघर्ष को दर्शाने से होती है। एक तो मनुष्य थे जो पृथ्वी पर रहते थे और वह एक जनजाति से थे। दूसरी ओर अन्य जलप्रिया थी जो काले पानी में रहती थी। दूसरे शहर से आए मनुष्य उन जल परियों पर बुरी तरह से हमला कर रहे थे। वह उन जल परियों पर हावी होकर उन्हें पीट रहे थे, लेकिन वह जलप्रिया उन पर पलटवार नहीं करती, बल्कि वह तो बस अपना बचाव कर रही होती है। फिर जल परियों का राजा मनुष्यों के नेता से कहता है कि आप हमें अपना दुश्मन क्यों समझते हो? आप सब लोग हमें क्यों मारना चाहते हो? जिस पर मनुष्यों का नेता जवाब देता है कि हमें जल परियों के आंसू चाहिए, और अगर तुम हमें जल परियों के आंसू दे दोगे तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे और तुम सबको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन परियों का राजा कहता है कि क्षमा करें, हम तुम्हें यह नहीं दे सकते। इसके बाद वह राजा तुरंत अपनी बेटी के पास चला जाता है। उसकी बेटी जल परियों की रानी थी और वह बहुत सुंदर थी। वह राजा अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे अपनी शक्तियों से वहां से दूर भेज देता है। इसके बाद मनुष्य का नेता जल परियों के राजा को खत्म कर देते हैं और सभी जल परियों को अपने साथ अपने शहर ले आता है। अगले दृश्य में हम मनुष्यों के नेता के बेटे जियांग को देखते हैं, जिसके पास उसका एक मित्र आता है और उसे बताता है कि उसके पिता काले पानी गए थे और वह वहां से अपने साथ कई जलप्रियां लाए हैं। फिर हम देखते हैं कि उन जल परियों को सैनिकों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। वह सैनिक जल परियों को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे ताकि वह रोए और उनके आंसू निकल सके। वह सैनिक यह सब लूचांग नाम की एक लड़की के कहने पर कर रहे थे, क्योंकि वह लड़की उनके नेता को सबसे प्रिय थी और वह सैनिक उस लड़की के दिए जाने वाले आदेशों को नेता के आदेश ही समझते थे। यह लड़की जियांग के मित्र की बहन थी। फिर लूचांग खुद जल परियों को पीटना शुरू कर देती है। दर्द के कारण जलप्रिया रोने लगती है और उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वह आंसू निकलते ही बहुमूल्य चमकते मोतियों में बदल जाते हैं और इस तरह वह बहुत सारे मोती इकट्ठा कर लेते हैं। फिर हमें नेता और लूचांग को बात करते हुए दिखाया जाता है। इसी बीच जियांग भी वहां आता है और अपने पिता को क्रोध में कहता है कि पिताजी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप किसी भी जलपरी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपने अपना वादा तोड़ दिया और जल परियों को जहां ले आई और अब आप उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। जियांग की बात सुनकर अचानक वह नेता खांसने लगता है। जियांग को लगता है कि उनकी हालत ठीक नहीं है। फिर लूचांग नेता को कुछ गोलियां खाने को देती है। फिर जियांग लूचांग का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाता है और उससे पूछता है कि मेरे पिताजी को क्या हुआ? उनकी हालत ठीक नहीं लगती। वह कहती है कि आपके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उनका इलाज चल रहा है, जो केवल जल परियों के आंसुओं से ही किया जा सकता है। इसीलिए हम सभी काले पानी गए थे और वहां से जल परियों को लेकर आए हैं। फिर जियांग उससे पूछता है कि क्या आपको वह मिल गया जो आप चाहते थे? इस बात पर लूचांग हाँ कहती है। फिर वह कहता है कि कृपया अब उन जल परियों को छोड़ दीजिए, लेकिन वह कहती है कि आपको इन सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आप नहीं जानते कि वह कितनी खतरनाक है। अगर हम उन्हें छोड़ दें तो वह हमसे बदला लेने के लिए वापस आएंगी और पता नहीं फिर वह कितने निर्दोष लोगों की जान ले लेंगी। इसीलिए हम उन्हें रिहा नहीं कर सकते। और इस सब के बाद जियांग के पिता उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर वह वहां से चला जाता है और फिर उसके पिता लूचांग से कहते हैं कि जियांग को इन सब बातों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इसीलिए वह ऐसी बातें कर रहा है। उसका हृदय बहुत ही कोमल है, वह किसी को भी दर्द में नहीं देख सकता और मैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, क्योंकि वह एक दिन मेरे स्थान पर नेता बनेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसका समर्थन करें और उसकी सेवा करें जैसे आपने मेरा समर्थन किया है। और मैं सुबह की बैठक में यह भी घोषणा कर दूंगा कि मेरे बाद मेरा बेटा जहां का नेता होगा और मेरी जगह बैठेगा। फिर वह उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन लूचांग नेता के इस निर्णय को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके जाते ही जियांग वहां पर आता है। वह अपने पिता के लिए एक काढ़ा लेकर आया था। वह अपने पिता को बताता है कि इस काढ़ा की जड़ी बूटियां लूचांग और उसका भाई पहाड़ियों पर से लाए हैं। यह बहुत अच्छा है, इसे लेने के बाद आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। फिर वह नेता उस काढ़ा को पी लेता है। फिर जियांग कहता है कि पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वह अपने पिता से कहता है कि अगर आपका काम पूरा हो गया है तो क्या हम जल परियों को छोड़ सकते हैं? हमारे सैनिक उन पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर उसके पिता बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम बेकार की बातें कर रहे हो, तुम्हें उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वह जल परियां बहुत खतरनाक है। वह सभी पृथ्वी पर मानव वेश धारण करके आती है और फिर सभी मनुष्यों को खत्म कर देती है। यह सौभाग्य की बात है कि लूचांग ने मुझे इस सब के बारे में जानकारी दी, अन्यथा मैं तुम्हारे लिए जल परियों को छोड़ देता और उनके साथ कुछ नहीं करता। इस बात पर जियांग कहता है कि आपको जल
परियों के बारे में गलत बताया गया है। जलप्रिया कभी मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाती। आप दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। यह सुनकर उसके पिता क्रोधित हो जाते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी अचानक से उनकी छाती में दर्द होता है और वह नेता वहीं पर मर जाता है। जैसे ही वह नेता मरता है, लू चांग सैनिकों के साथ नेता के कक्ष में आती है और जियांग को दोषी ठहराते हुए कहती है, तुमने अपने पिता को क्यों खत्म कर दिया। इसके ठीक बाद वह अपने सैनिकों से कहकर उसे कैद करवा देती है। फिर हम देखते हैं कैद खाने में उसका मित्र उसे मिलने आता है। तब जियांग उसे बताता है कि मैंने अपने पिता को नहीं मारा है। उसका मित्र कहता है, मुझे पता है और मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मेरी बहना लू चांग तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद जहां की नई नेता बन गई है। जियांग आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने मित्र से कहता है कि मुझे लगता है लू चांग ने नेता बनने के लालच में मेरे पिता को जहर देकर खत्म कर दिया है, क्योंकि वह कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे। इसीलिए अब कृपया मुझे किसी तरह जहां से बाहर निकालो ताकि मैं लोगों के सामने उसकी सच्चाई ला सकूं। फिर कुछ दिनों के बाद उसका मित्र उसे वहां से रिहा कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग लू चांग के कक्ष में आया है। वह उस कक्ष की तलाशी लेना शुरू करता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वह जहर मिल जाता है। इसी बीच लू चांग अपने सैनिकों के साथ आती है और जियांग को पकड़ने का आदेश देती है। लेकिन तभी जियांग उन्हें जहर दिखाते हुए कहता है कि यह वही जहर है जो मेरे पिता को दिया गया था और यह लू चांग द्वारा किया गया है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए वह वहां से भाग जाता है। भागते समय वह जहर वाले पात्र को महल में छिपा देता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग भागते हुए एक नदी तक पहुंच जाता है। कई सैनिक अभी भी उसके पीछे थे। फिर वह सैनिक उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जियांग उनका मुकाबला करने लगता है, लेकिन सैनिक बड़ी संख्या में थे और जियांग अकेला था। इसीलिए वह सैनिक जियांग को बंदी बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही एक सैनिक जियांग को खत्म करने वाला था, तभी अचानक से जल परियों के राजा की बेटी नदी से बाहर आ गई। यह वह जलपरी थी जिसे राजा ने सुरक्षित रखने के लिए अपनी शक्तियों से कहीं दूर भेज दिया था। मतलब कि यह सभी जल परियों की रानी थी। रानी जलपरी को देखकर सैनिक बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, हमारे लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अब हम इन दोनों को पकड़कर लू चांग को सौंप देंगे। इससे वह हमसे खुश हो जाएगी और हमें इनाम देगी। यह सोचकर वह सभी जलपरी पर हमला करने लगते हैं। जलपरी सैनिकों को रोकने के लिए उन पर तेज बर्फ के क्रिस्टल से हमला करती है। वह जलपरी का यह रूप देखकर बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। फिर वह जलपरी वहां से जाने लगती है, लेकिन जियांग उसे रोकता है और कहता है कि तुमने मुझे बचाया है, आपका बहुत धन्यवाद। क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी ताकि मैं भी कभी तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन वह जलपरी उसे अपना नाम नहीं बताती और वहां से जाने लगती है। तभी उसकी नजर जियांग की पोशाक पर पड़ती है। वह देखती है कि जियांग के पास वही लॉकेट है जो उन लोगों के पास था जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है। वह समझ जाती है कि जियांग उसी शहर का है जहां से वह नेता और उसके साथी आए थे। जियांग की सच्चाई जानकर जलपरी बहुत क्रोधित हो जाती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। जियांग ने उसे रोकते हुए कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने अभी तो मेरे प्राण बचाए हैं और अब तुम ही मुझे खत्म करना चाहती हो। फिर वह जलपरी कहती है कि तुम्हारे लोगों ने मेरे पिताजी को मार दिया और हमारी बहुत सी जल परियों को कैद कर लिया और अब मैं अपने लोगों का बदला लेने के लिए तुम्हारे लोगों को खत्म करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें खत्म करते हुए यह कार्य शुरू करूंगी। जियांग कहता है, मेरी बात सुनो, मेरे पिता को उनके अपने लोगों ने खत्म कर दिया है। मैं भी उनसे अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। मैं उस नगर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे भी आपके साथ चलने दीजिए। फिर जलपरी सहमत हो जाती है और वह दोनों शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। शहर की तरफ आगे बढ़ते हुए वह देखते हैं कि लू चांग के सैनिक एक लड़के के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन वह लड़का उन सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाता क्योंकि सैनिक अधिक संख्या में थे। फिर जैसे ही वह सैनिक उसे मारने लगते हैं, तभी जलपरी उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देती है, जिसके कारण वह सैनिक उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। फिर वह तीनों मिलकर उन सैनिकों का सामना करते हैं और उन सभी को खत्म कर देते हैं। फिर जियांग उस लड़के से पूछता है कि वह सैनिक तुम्हें क्यों पीट रहे थे, और वह बताता है कि मैं एक समूह का लीडर हूँ और हमारे समूह के लोग जहर बनाने में कुशल हैं। एक दिन हम पर एक संकट आ गया और हमने लू चांग से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मदद करने के बदले में हमसे सबसे खतरनाक जहर उपलब्ध करवाया और जिस पात्र में हमने जहर दिया था वह हमारे लिए बहुत विशेष था, और यदि हमारे गुरु को यह पता चल गया कि हमने वह पात्र खो दिया है तो वह बहुत दुखी हो जाएंगे। इसीलिए मैं लू चांग
कि नगर में वह पात्र वापस लेने गया था, लेकिन लूचांग ने हमें वह पात्र नहीं दिया और वह हमें अपने सैनिकों में शामिल होने को कहती है। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से इससे इनकार कर दिया, इसीलिए उसने मुझे मारने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। फिर जियांग ने उससे उस पात्र के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे पता है आप उस पात्र को कहां से प्राप्त कर सकते हैं। यह वास्तव में वह पात्र था जिसमें लूचांग जियांग के पिता के लिए जहर लाई थी। फिर जियांग उस लड़के से कहता है कि तुम्हें उस पात्र को लेने के लिए उस नगर में जाना होगा। हम दोनों भी वही जा रहे हैं। फिर वह तीनों उस नगर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन तभी जलपरी बेहोश होकर गिर जाती है। फिर जियांग जलपरी की जांच करता है और उसे जलपरी की शरीर पर एक घाव मिलता है। उस घाव पर जहर था। फिर वह दोनों उसे उठाकर पास ही के एक घर में ले जाते हैं। वह घर एक लड़की का था। फिर उस लड़के ने जलपरी के घाव को देखा और जियांग से कहा कि इस घाव को एक जड़ी बूटी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, लेकिन हमें यह जड़ी बूटी पहाड़ियों से मिलेगी। फिर जियांग पहाड़ियों से उन जड़ी बूटियां को लाता है। जब जलपरी को उन जड़ी बूटियां से बनी दवा दी गई तो वह ठीक हो गई। फिर हम देखते हैं कि वह तीनों उस नगर के बारे में बातें कर रहे थे। उस घर की मालकिन यह सब सुन लेती है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उस लड़की को छेड़ रहा है। अब उसे बचाने के लिए वह लड़का अपनी बांसुरी बजाते हुए कई सांपों को इकट्ठा करता है। वह सभी सांप उस आदमी को डस लेते हैं। इस घटना के दौरान वह लड़की घायल हो जाती है। उस लड़की को घायल अवस्था में देखकर वह लड़का उसे उसके कक्ष तक छोड़ने जाता है। तब वह लड़की उससे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए क्या तुम मुझसे विवाह करोगे। वह उस लड़की को अनदेखा करते हुए वहां रखे एक बाजा की प्रशंसा करने लगता है, लेकिन वह लड़की उसे फिर से वही सवाल करती है कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगे, जिस पर अब वह लड़का उसे कठोरता से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। इस बात पर वह लड़की बहुत क्रोधित हो जाती है, इसीलिए वह एक पक्षी की मदद से लूचांग को उनके बारे में बताती है। यह संदेश पाकर लूचांग अपने सैनिकों को वहां भेजती है। वह अपने सैनिकों को उन तीनों को मारने के साथ ही उस लड़की को भी मारने का आदेश देती है। फिर हम अगले दृश्य में देखते हैं लूचांग के सैनिक उस घर में घुस गए हैं और वह सभी जलपरी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जियांग और वह लड़का जलपरी को बचा लेते हैं। फिर वह सैनिक पूरे घर को आग लगा देते हैं, लेकिन वह सभी सही समय पर घर से बाहर आ जाते हैं। वह लड़का उस घर की मालकिन पर बहुत क्रोधित होता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उन तीनों के बारे में लूचांग को इसने ही बताया है। लेकिन वह लड़की कहती है कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ और मैं आपके साथ ही चलूंगी। फिर वह उस नगर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए अचानक से रास्ते में पेड़ों की शाखा ने उन पर हमला कर दिया और दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। जियांग और वह लड़का उन पेड़ की शाखाओं को काटने और उन लड़कियों को बचाने के लिए छलांग लगाते हैं। अब शाखाएं उस लड़के को पकड़ लेती हैं। उसे बचाने के लिए वह अपने जादुई बाजे से जादू करती है और उसे बचा लेती है। फिर कुछ समय के बाद यह चारों फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब वह सभी उस नगर में पहुंच जाते हैं। नगर में पहुंचते ही वह रात के समय सीधे महल की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि रात के अंधेरे में उन्हें कोई भी देख नहीं रहा, लेकिन तभी लूचांग अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाती है। सैनिक उन पर हमला करते हैं। फिर उन सब में एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। वह चारों लूचांग के सैनिकों को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। अपने सैनिकों को मरते हुए देखकर लूचांग भी उनसे युद्ध करने आ जाती है। वह सबसे पहले जलपरी पर हमला करती है, लेकिन जलपरी खुद पर सुरक्षा कवच बनाते हुए उसके हमले को रोक देती है। लूचांग के पास भी बहुत शक्ति थी, इसलिए यह जलपरी उसके हमले को लंबे समय तक नहीं रोक पाती और जलपरी का सुरक्षा कवच टूट जाता है। सुरक्षा कवच के टूटते ही वह लूचांग के हमले के कारण दूर जाकर गिरने लगती है, लेकिन जियांग उसे गिरने से पहले ही संभाल लेता है। लूचांग उस लड़की को जादुई बाजे से अपने सैनिकों को खत्म करते हुए देखती है। उसे रोकने के लिए वह उसका जादुई बाजा तोड़ देती है और उसे घायल कर देती है। फिर जैसे ही लूचांग उस लड़की को खत्म करने के लिए उसकी और अपने जादू हथियार से प्रहार करती है, तभी उस लड़की के सामने वह लड़का आ जाता है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। उस लड़के को बचाने के लिए जियांग उसके पास जाता है। तब लूचांग जियांग से कहती है कि तुम गद्दार हो। पहले तुमने नेता बनने के लालच में अपने पिता को खत्म कर दिया और अब हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे नगर पर हमला करने आए हो। उसकी इस बात पर जियांग कहता है कि मैं झूठा और लालची नहीं, बल्कि तुम झूठी और लालची हो। तुमने हम सबके साथ गद्दारी की है। तुमने नेता बनने के लालच में अपने नेता के साथ विश्वासघात किया है। तुमने उन्हें जहर देकर मार डाला
जो तुम पर मुझे से ज्यादा विश्वास करते थे, तुमने उनके साथ ही गद्दारी की और अब इन सब का दोषी तुम मुझे ठहरा रही हो। अपनी सच्चाई नगर के लोगों के सामने आती देखकर लुचांग जियांग की बात को बदलते हुए कहती है कि अच्छा हुआ तुम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन जलपरी रानी को हमारे पास ले आए। लुचांग यह सभी बातें जलपरी को भड़काने के लिए कर रही थी। फिर वह जलपरी से कहती है कि तुम्हारे पिता को जियांग के पिता के अलावा किसी और ने तुम्हारे पिता को खत्म नहीं किया है और उन्होंने तुम्हारे सभी साथियों को खत्म कर दिया। तभी अचानक से वहां पर भारी धुआं निकला और धुएं का फायदा उठाकर जियांग का मित्र उन्हें वहां से निकाल कर ले जाता है। वह सभी उस तहखाने की ओर आगे बढ़ने लगते हैं जहां पर दूसरी जलपरियां कैद थी, जहां पर हम देखते हैं कि रानी जलपरी बहुत क्रोधित थी। वह जियांग पर हमला करते हुए उससे पूछती है कि क्या लुचांग सच कह रही थी। वह बताता है लुचांग की सभी बातें सच थी, लेकिन मेरे पिताजी ने यह सब कुछ स्वयं नहीं किया है, बल्कि लुचांग की बातों में आकर मजबूर होकर ऐसा किया था। वह हमेशा मेरे पिताजी से कहती थी कि जलप्रिया हमारे लिए खतरा है और वह हमें मारना चाहती है। फिर जलपरी उदास होकर उससे कहती है कि इन सब में मेरी क्या गलती थी। अब मेरा जीवन नर्क में बदल गया है। मेरे पिता भी मेरे साथ नहीं है और आधे से ज्यादा मेरे साथी भी समाप्त हो गए। तभी अचानक से रानी जलपरी को दूसरी जल परियों की आवाज सुनाई देती है। फिर वह सभी वहां पर जाते हैं और सभी जल परियों को रिहा करवा लेते हैं। फिर वहां से भागते समय लुचांग फिर से उनका रास्ता रोक लेती है। इन्हें लुचांग से बचाने के लिए लुचांग का भाई वहां पर आ जाता है और उससे कहता है तुम्हें वह मिल गया जो तुम चाहती थी। तुम इस नगर की नेता बनना चाहती थी और अब तुम एक नेता बन गई हो और अब तुम्हें इन लोगों से और क्या चाहिए। कृपया इन्हें छोड़ दें और जाने दें। लेकिन वह अपने भाई पर ही हमला कर देती है। फिर लुचांग के सैनिक उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रानी जलपरी फिर से उन्हें रोक देती है और उन पर तेज बर्फ के क्रिस्टल फेंकती है। फिर लुचांग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जलपरी के क्रिस्टल हमले को तोड़ देती है। अब उनके बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। लुचांग जलपरी को खत्म करने के लिए उसके ऊपर एक बहुत भयानक हमला करती है, लेकिन जियांग उसे बचाने की कोशिश करता है और वह दोनों लुचांग के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन वह इतनी शक्तिशाली थी, इसके कारण वह दोनों उसके साथ ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाते। लुचांग उन पर एक जोरदार हमला करती है और उन्हें दूर फेंक देती है। फिर जैसे ही लुचांग अपनी तलवार रानी जलपरी पर मारने वाली थी, तभी अचानक से रानी जलपरी के सामने जियांग आ जाता है और इस भयानक प्रहार से जियांग बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। जियांग को घायल देखकर जलपरी बहुत क्रोधित हो जाती है। वह क्रोध में जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके कारण लुचांग और उसके सैनिक दूर जाकर गिर जाते हैं। फिर हम जियांग और जलपरी को देखते हैं। जियांग कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई और आज मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया। उसकी ऐसी हालत देखकर जलपरी बहुत भावुक होकर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकलते ही उसका शरीर गायब हो जाता है और उसकी शक्तियां आंसू में चली जाती हैं। जैसे ही आंसू मोती में बदलकर जियांग में चला जाता है, वह तुरंत ही ठीक हो जाता है। फिर हमें वह रानी जलपरी एक छोटी मछली में दिखाई जाती है। जियांग उस मछली को अपने हाथ पर उठा लेता है। तभी अचानक से लुचांग पीछे से जियांग पर हमला करती है। तभी जियांग की चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जो जियांग को नुकसान नहीं पहुंचाने देता। और जैसे ही उसे पता चलता है कि लुचांग ने उस पर हमला किया है, तो वह उस पर पलटवार करता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वह उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। वह उसे बताती है कि मैंने इस नगर के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन तुम्हारे पिता तुम्हें अगला नेता बनाना चाहते थे। इस बात से मुझे ईर्ष्या हो रही थी, इसीलिए मैंने यह सब कुछ किया था। जियांग पूरी बात जानकर क्रोधित हो जाता है और वह उसे पर हमला करते हुए उसे खत्म कर देता है। फिर वह उस नगर का अगला नेता बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। दूसरी ओर अन्य जलप्रिया अपनी रानी जलपरी को मछली के रूप में काले पानी में ले जाती है। फिर हम देखते हैं जियांग का मित्र उसे बताता है कि जिस दिन जब वह जड़ी बूटी काढ़ा लेकर आपके पिता के पास आ रहा था, तो लुचांग ने मुझे रोककर काढ़े में कुछ मिला दिया था, लेकिन मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अब मुझे पता चल गया है कि वह जहर था। मुझे बहुत दुख है कि मेरी लापरवाही के कारण आपके पिता की जान चली गई और इसके बदले में आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। लेकिन जियांग ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह सब कुछ उसने अनजाने में किया है। फिर अंतिम दृश्य में हमें रानी जलपरी को दिखाया जाता है, जो अब ठीक होकर अपने असली रूप में आ गई थी और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।